तो चलिए सीधे चलते हैं बंगाल, जहां चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा भूचाल आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक टॉप चुनावी स्ट्रैटेजी फर्म की, जो इलेक्शन के सबसे नाजुक मोड़ पर अचानक एक बड़े संकट में घिर गई। सोचिए, चुनाव का माहौल एकदम गर्म है, जंग अपने चरम पर है, और तभी इंडिया टुडे की ये हेडलाइन आती है, टाइमिंग। टाइमिंग ही तो सब कुछ है इस खेल में, है ना? तो हुआ क्या? हुआ ये कि आईपैक, जो कि सत्ताधारी पार्टी की पूरी चुनावी मशीनरी चला रही थी, अचानक कहती है कि भाई हम 20 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में अपना सारा काम रोक रहे हैं। और ये सब हुआ एक झटके में। 19 अप्रैल को एक ईमेल आता है जिसमें कोलकाता के सारे कर्मचारियों से कहा जाता है कि कुछ कानूनी वजहों से 20 दिन की छुट्टी पर चले जाओ। और ये हुआ कब? ठीक तब जब 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग के आखिरी 2 चरण बस सिर पर थे। तो इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? चलिए समझते हैं। एक तरफ है ये चुनावी रणनीतिकार आईपैक, और दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी क्लाइंट तृणमूल कांग्रेस। देखिए, ये रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। आईपैक को बनाया प्रशांत किशोर ने, और ये लोग चुनाव जिताने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी अपनी पूरी चुनावी रणनीति के लिए काफी हद तक इन्हीं पर निर्भर थी। अब इस पूरे मामले में कुछ नाम और एक एजेंसी बार बार सामने आएंगे। एक तो है विनेश चंदेल, आईपैक के डायरेक्टर, जिनकी गिरफ्तारी से ही सारा बवाल शुरू हुआ। फिर प्रशांत किशोर, आईपैक के फाउंडर, जाहिर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और वो एजेंसी जो ये सारी जांच कर रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। तो ठीक है, अब जरा इस केस की परतों को खोलते हैं। आखिर आईपैक के को फाउंडर को गिरफ्तार किया ही क्यों गया? आरोप क्या है? आरोप छोटे मोटे नहीं हैं। ईडी का कहना है कि अब तक की जांच में करीब 50 करोड़ रुपए का पता चला है। ये वो पैसा है जिसे अपराध की कमाई कहा जा रहा है, और इसके तार जुड़ते हैं एक बहुत बड़े कोयला तस्करी घोटाले से। तो ये पूरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये होता क्या है, आसान भाषा में समझें तो गलत तरीके से कमाए गए काले धन को, यानी डर्टी मनी को घुमा फिराकर ऐसा दिखाना कि वो कानूनी तौर पर कमाया गया है, यानी क्लीन है। और ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही केस दर्ज किया है। ईडी का दावा है कि ये सब एक सोची समझी प्रक्रिया के तहत हुआ। पहले कोयला घोटाले का कैश आया, फिर उसे हवाला के जरिए इधर उधर किया गया। इसके बाद फर्जी बिल बनाए गए, ये दिखाने के लिए कि पैसा तो काम के बदले आया है। और आखिर में करीब 13.5 करोड़ रुपए कंपनी की किताबों में ऐसे दिखा दिए गए जैसे किसी ने बिना ब्याज का लोन दिया हो। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जनवरी में ईडी का छापा पड़ता है, और अप्रैल आते आते डायरेक्टर की गिरफ्तारी हो जाती है, और कंपनी अपना काम ही रोक देती है। कुछ ही महीनों में मामला पूरी तरह से पलट गया। अब जाहिर है, जब इतनी बड़ी गिरफ्तारी होगी, वो भी चुनाव के बीच, तो सियासी भूचाल तो आएगा ही। इसके बाद शुरू हुआ आरोप और प्रत्यारोप का एक जबरदस्त दौर। तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन बहुत सीधा और तीखा था। उनके सांसद डेरेक ओब्रायन ने साफ कहा कि ये कानून का पालन नहीं, ये चुनावी साजिश है। उनका कहना था कि ये सब चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना था कि ये गिरफ्तारी तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उनके मुताबिक ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी और कानूनी कार्रवाई है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बंगाल की लड़ाई अब बहुत करीबी हो गई है। यहाँ देखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच 10% का फासला था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 7% रह गया। ऐसे करीबी मुकाबले में आईपैक जैसी एजेंसी का जमीन पर ना होना 2 से 5% वोटों का नुकसान करा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस पूरे घटनाक्रम का चुनाव के नतीजे पर और भारत में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? फिलहाल की स्थिति ये है कि विनेश चंदेल 7 मई तक जुडिशियल कस्टडी में हैं, और उनकी जमानत पर सुनवाई की तारीख भी देखिए, 29 अप्रैल, ठीक उसी दिन जिस दिन चुनाव का आखिरी फेज था। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बदला है जो चुनाव जीतने के लिए लिया जा रहा है? इसका जवाब जो भी हो, वो बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा।